हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी। फिर मिलते हैं हम अगले ये वाले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जाना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। मानव जनन लेसन जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ये रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेसन है, इसको अपन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिनमें नर कोशिका, मादा कोशिका मीन्स स्पर्म्स एंड एग्स सेल बनती है। पहले हमने उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि उन ऑर्गन्स में यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे एग सेल बनती है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये भी पढ़ लिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है और इसमें हार्मोनल इफेक्ट्स क्या हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये इस लेसन का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब एग सेल भी बन गई, जो जो हमने इस लेसन में पढ़ लिया उसको रिवाइज कर रही हूँ। एग सेल बन गई, स्पर्म्स बन गए, या तो मेंस्ट्रुएशन हुआ या फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। एग की दो कंडीशंस होती हैं। जब ओव्यूलेशन होता है ओवरी से और वो बाहर निकलता है, उसको फिम्बरी ले लेते हैं और लेकर स्थमस, एम्पुला, स्थमस और फिर यूट्रस में जाता है। उसमें दो कंडीशंस होती हैं कि या तो वो फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। यदि फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होगा, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि यदि ओव्यूलेशन हुआ, ये कब होता है? पिछले मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन ये हुआ। एग ओव्यूलेशन होने के बाद फिम्बरी ने उसको कैच किया, फिम्बरी उसको कैच करके एम्पुला में ले आए और एम्पुला से अब फर्स्ट डे वो स्थमस की ओर जाने वाला है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 14वां दिन। उस 14वें दिन में यदि उस ज्वाइंट पर, एम्पुला और स्थमस के ज्वाइंट पर जब एग है और उस समय उसे स्पर्म्स मिल जाते हैं, तब ही फर्टिलाइजेशन संभव है। यानी एग्जैक्टली आंसर कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो एग्जैक्टली आंसर है कि ज्वाइंट ऑफ द एम्पुला एंड स्थमस। एम्पुला और स्थमस का जो ज्वाइंट है वहां पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। यदि ये आंसर ना हो तब हम उसको स्थमस कह सकते हैं कि स्थमस, लेकिन यदि एग्जैक्ट आंसर पूछा जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है एम्पुला एंड स्थमस के जॉइंट्स पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म्स आए और एग पहले से वहां पर है। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है, नरयुग्मक है। एग सेल क्या है? इसको एक्चुअली एग सेल तो नहीं बोलना चाहिए, इसको सेकेंडरी oocyte बोलना चाहिए, द्वितीयक पुटिका, ग्रेफियन पुटिका बोलना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें जो मेटाफेज है वहां पर आकर मियोसिस सेकेंड रुका हुआ है, तो एग सेल अभी कंप्लीट नहीं बनी है। तो भाई कब बनेगी? जब स्पर्म इसके पास आएगा और स्पर्म अपना एक ऑर्गेनिज्म इसको देगा, तब इसमें वो मियोसिस जो है सेकेंड वो कंप्लीट होगा। कितना इंटरेस्टिंग है ये कि जब एग ओवरी से निकला है तो उसमें मेटाफेज पे आकर मियोसिस सेकेंड रुक गया है। अब उसके पास अगला जो डिवीजन नहीं हो सकता। क्यों? इसका कारण समझिए कि उसके पास सेंट्रियोल ही नहीं है। उसके पास सेंट्रियोल नहीं है ग्रेफियन पुटिका में, सेंट्रियोल नहीं है, मेटाफेज पे डिवीजन रुक जाता है। वो सेंट्रियोल उसको, जो स्पर्म आएगा उसको फर्टिलाइज करने, वो देगा, क्योंकि स्पर्म के पास सेंट्रियोल है। स्पर्म जब सेंट्रियोल देगा और ये ग्रेफियन जो फॉलिकल है, ये इसमें मेटाफेज के बाद एनाफेज, टीलोफेज कंप्लीट होगा,
और कंप्लीट होने से वो एग सेल बनेगी। फिर इन दोनों का मिलन होगा, एग सेल एंड स्पर्म्स, अंड कोशिका और शुक्राणु का। इन दोनों के मिलन से, दोनों में 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 गुणसूत्र हैं। इनके मिलन से आपस में मिलेंगे और एक नई कोशिका बनेगी जिसका नाम ना तो अंडाणु होगा ना शुक्राणु, उसका नाम होगा युग्मनज। इंग्लिश में कहे तो जाइगोट होगा। और इस जाइगोट में अगले 24 घंटे में डिवीजन शुरू हो जाएंगे। डिवीजन शुरू होने के बाद मोरुला ब्लास्टोला बनेगा। उसके बाद ये जाकर गर्भाशय जो पहले से तैयार है, किसने तैयार किया उसको? जब ओव्यूलेशन हुआ था और ग्रेफियन फॉलिकल बाहर निकला था तो पीछे कौन बच गया था? कार्पस ल्यूटियम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। और कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस में एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है कि भाई तैयार हो जाओ, यहाँ पर कोई रहने के लिए आने वाला है, 9 मंथ्स तक रहेगा वो यहाँ पर आपके पास। तो एंडोमेट्रियम को वो तैयार करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। और एंडोमेट्रियम जैसे ही यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, एंडोमेट्रियम थिक होने लगती है और अपने आप को तैयार करती है आने वाले युग्मनज जाइगोट के लिए, कि उसका फिर डेवलपमेंट वहाँ पर 9 मंथ्स तक होगा। और इस जाइगोट से एक नया ह्यूमन, नया मानव संसार में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा ये हमें अपने बारे में जानने मिलता है इस लेसन से। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने थोड़ा सा आपको समरी बताई, अभी इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा आपको ये क्या है? ये है ओवरी। ये ओवरी है जिसको चारों ओर से फिब्री ने ढांक के रखा है। इसी तरह इस तरफ भी एक ओवरी है जिसको भी फिब्री ने कवर करके रखा है। क्या है ये है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है ये? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या क्या है ये है ओवरी, ओवरी, अंडाशय जिसमें से अंडा ग्रेफियन फुटिका निकलेगी और निकलकर जब बाहर आएगी तो ये फिम्बरी है, ये फिम्बरी इसको पकड़ लेगी अंडे को। ओव्यूलेशन हुआ, अंडा बाहर आया और इस अंडे को फिम्बरी ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ पर लाएंगे। ये हिस्सा कहलाता है एम्पुला। ये हिस्सा कहलाता है एम्पुला। और एम्पुला के बाद थोड़ा सा ये ऐसे सकरा होता है हिस्सा। इस हिस्से को कहा जाता है इस्थमस। इस्थमस। इसी हिस्से पर ये एग जब पहुंचेगा
तो ये हमें याद रखना है कि यहीं पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फिम्ब्री, देन एम्पुला, देन इस्थमस, इन दोनों का ये जो मीटिंग पॉइंट है, जॉइंट्स है यहाँ पर, एम्पुला एंड इस्थमस का, इसके जॉइंट्स पर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ये क्या है, ये है ग्रेफियन फॉलिकल, इसे सेकेंडरी oocyte भी कहा जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल। वो ग्रेफियन फॉलिकल जो भी एग सेल नहीं बनी है, इसमें मियोसिस सेकेंड मेटाफेज पर आकर रुक गया। ठीक है, अब निषेचन के लिए ये तो एग सेल यहाँ से रिलीज हो गई, यहाँ पर आ गई, क्या चाहिए, स्पर्म्स चाहिए। तो स्पर्म्स थ्रू वेजाइना, ये हिस्सा है वेजाइना, यदि स्त्री पुरुष के संपर्क में आती है तो उस समय उसकी योनि में स्पर्म्स, सीमेन छोड़ा जाता है, जो सर्विक्स से होकर यूट्रस में पहुंचते हैं, यूट्रस में ये पहुंचते हैं, और यूट्रस में जब ये पहुंचते हैं तो इनकी संख्या करोड़ों में होती है, 30 से 50 करोड़ तक ये स्पर्म्स हो सकते हैं, और ये धीरे धीरे आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये इस तरफ भी जाएंगे और इस तरफ भी जाएंगे, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ओव्यूलेशन हर मंथ ऑल्टरनेट होता है, एक बार लेफ्ट ओवरी से होगा तो अगले मंथ राइट से होगा, फिर लेफ्ट से होगा, फिर राइट से होगा। तो स्पर्म्स दोनों तरफ जाएंगे, और जहां पर उनको एग मिल जाएगा वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। नहीं तो बाकी जो स्पर्म्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्म्स की लाइफ ओनली 24 to 48 आवर होती है। स्पर्म्स की लाइफ जो है, शुक्राणु की लाइफ, शुक्राणु का जीवन ओनली 24 to 48 आवर्स का होता है। वहीं जो अंडाणु है ग्रेफियन फुटिका के अंदर, उसका जो जीवन है वो ओनली 24 आवर होता है, 24 घंटे। ओव्यूलेशन के बाद ओनली 24 घंटे ही ये यहाँ पर जीवित रहता है, और यहाँ पर जब ये जीवित है तब फर्टिलाइजेशन होना अनिवार्य है, अन्यथा फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगा। अब ये जो स्पर्म्स हैं ये यहाँ से आते हैं, दोनों तरफ में ही जा रहे हैं, और बहुत सारी संख्या में है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। कहाँ पर, एग के पास। जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये अंडाणु से चिपक जाते हैं। इसको मैं अलग से आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ कि जिस समय स्पर्म्स उसके पास आए हैं तो अंडाणु में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, अभी बताऊंगी। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए ये आ गए स्पर्म्स, है ना। अब मैंने अभी ये डायग्राम बनाया है, इसमें आप देखिए कि इनका हेड मैंने एग की तरफ बनाया, ठीक है। अब पहले मैं आपको बताती हूँ एग में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। एग में सबसे बाहर एक लेयर होती है जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। कोरोना ये कोरोना रेडिएटा जब एग सेल अपने ओवरी में ही थी तभी डेवलप हो चुकी है, यहीं पर डेवलप होती है, और इसके आजू बाजू भी जो थीका फ्रॉलिकुली, थीका ग्रेनुलोसा, ये सब जो होते हैं ये सब अंदर रह जाते हैं, जो कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं। बाकी ये
बाहर निकलती है जो एग सेल किसके साथ में निकलती है, कोरोना रेडिएटा, और इसके अंदर की जो एक परत होती है उसे कहा जाता है ज़ोना पेल्लुसिडा। ज़ोना पेल्लुसिडा, इसकी कवरिंग के साथ ही ये बाहर निकलती है, ज़ोना पेल्लुसिडा। अब देखिए इसके पास स्पर्म्स आए हैं, ये है एक स्पर्म्स और भी स्पर्म्स है। स्पर्म्स में हेड, नेक एंड टेल होती है। ऐसे बहुत सारे स्पर्म्स इसके अंदर आएंगे और इसमें केंद्रक है। ये एग सेल में क्या क्या है, कोरोना रेडिएटा, देन ज़ोना पेल्लुसिडा और देन इसको वास्तव में सेकेंडरी oocyte भी कहा जाता है। जैसे ही शुक्राणु यहाँ पर पहुंचते हैं तो शुक्राणु का ये जो सबसे अगला हिस्सा है, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, इस हिस्से को हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं इसको, एक्रोसोम कहते हैं। ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं और उन एंजाइम्स का नाम है, पहला एंजाइम ध्यान रखेंगे, हाइलोरोडिनेज। एक एंजाइम जो एक्रोसोम से निकल रहा है उसका नाम क्या है, हाइलोरोडिनेज। और एक्रोसोम से जो दूसरा एंजाइम निकलता है उसका नाम है एक्रोसिन। अब भाई क्यों निकल रहे हैं ये एंजाइम, एक्रोसोम से ये दो एंजाइम निकले, हाइलोरोडिनेज एंड एक्रोसिन। क्या करेंगे ये, तो ये क्या करेंगे, ये कोरोना रेडिएटा एंड ज़ोना पेल्लुसिडा इनको डीकम्पोज करेंगे, जहां पर भी ये टच करेंगे उसको। अब बहुत सारे शुक्राणु इसमें स्पर्म्स इसमें चिपके हुए हैं, इनमें से कोई एक जो होगा वो बहुत तेजी से काम करेगा और बहुत तेजी से उससे एंजाइम्स निकलेंगे। इन सब में से कोई एक जो सबसे एक्टिव होगा उससे सबसे पहले एंजाइम्स निकलेंगे। कौन कौन से, हाइलोरोडिनेज एंड एक्रोसिन। ये एंजाइम्स निकलेंगे और कोरोना रेडिएटा एंड ज़ोना पेल्लुसिडा दोनों को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने पर जिस स्पर्म्स ने इसको ब्रेक कर लिया वो इसके अंदर पहुंच जाएगा। और जैसे ही स्पर्म अंदर पहुंचता है तब और एंजाइम्स निकलते हैं दोनों से, यानी इससे भी निकलते हैं और इससे भी निकलते हैं। कब, जब स्पर्म अंदर चला गया। तो अब इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है। तो ध्यान रखें, अंडक कोशिका से, जो अंडक कोशिका है, अंडक कोशिका से फर्टिलाइजिन, कौन सा निकलता है, फर्टिलाइजिन एंजाइम, फर्टिलाइजिन। ये पहला आप याद रखेंगे, अंडक कोशिका से फर्टिलाइजिन, और शुक्राणु से यानी स्पर्म से जो एंजाइम निकलता है उसका नाम है जस्ट एंटी फर्टिलाइजिन। ये एंजाइम निकलता है और ये एंजाइम निकलकर, जैसे ये निकलता है, इन दोनों की आपस में क्रिया होती है। अंडक कोशिका से फर्टिलाइजिन और स्पर्म से निकलता है एंटी फर्टिलाइजिन। इन दोनों की आपस में जो क्रिया होती है जिससे एक नया सब्सटेंस बनता है, एक पदार्थ बनता है, वो क्या करता है, वो ज़ोना पेल्लुसिडा के ऊपर एक मोटी परत बना देता है। देखो ये स्पर्म एक्टिव था, ये अंदर चला गया, अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पर ज़ोना पेल्लुसिडा के ऊपर एक लेप बना दिया, और इस लेप के कारण अब और कोई भी स्पर्म इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा।
ठीक, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। पहला, जैसे ही यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, एग को टच करते हैं, इसमें से जो सबसे एक्टिव स्पर्म्स हैं उसके एक्रोसोम से कौन से एंजाइम निकलते हैं? हाइलुरोडिनेज एंड एक्रोसिन। ये ज़ोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा को डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, और उसी समय ये स्पर्म अंदर जब प्रवेश करता है तो अंडक कोशिका से फर्टिलाइजिंग और शुक्राणु से, स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स निकलते हैं। उन दोनों की आपस में क्रिया होती है और उस क्रिया से एक नया सब्सटेंस बनता है जो ज़ोना पेलुसिडा के चारों तरफ एक मोटी परत बना देता है, जिससे अब अदर कोई भी स्पर्म इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी उससे जो एंजाइम्स निकलेंगे हाइलुरोडिनेज और एक्रोसिन, अब इस परत को, मोटी परत को भेद नहीं पाएंगे। ठीक, तो ज़ोना पेलुसिडा में डिफरेंशिएशन हो जाता है, कोई भी स्पर्म्स नहीं आएगा, एक अंदर आ गया और एक ही स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइज कर पाता है। बहुत सारे स्पर्म्स कभी भी फर्टिलाइज नहीं कर पाते। इसका कारण यही है कि एक स्पर्म जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो बाहर एक परत बन जाती है और उसके बाद अब प्रवेश नहीं हो सकता। अब जैसे ही ये शुक्राणु प्रवेश करता है तो ध्यान रखने लायक बात क्या है कि इस अंडाणु कोशिका में सेंट्रियोल उपस्थित नहीं है। सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं है, इसीलिए इसका मेटाफेज जो है, सेकेंड जो है वो रुक गया था वहां पर। अब इसको अपना डिवीजन कंप्लीट करना है। डिवीजन कंप्लीट करने के लिए इसको सेंट्रियोल चाहिए। वो सेंट्रियोल कौन देगा इसको? स्पर्म देगा। स्पर्म इसको सेंट्रियोल देगा और इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन से अब फिर से दो सेल बनेगी इसके अंदर। एक तो बनेगी अंड कोशिका और एक बनेगी पोलर बॉडी। पोलर बॉडी, अंड कोशिका मीन्स एग सेल। अभी तक ये एग सेल नहीं थी, ये क्या थी? सेकेंडरी oocyte, ग्रेफियन कोटिका, ग्रेफियन फॉलिकल थी। इसके अंदर अभी मेटाफेज कंप्लीट, सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ था, अब कंप्लीट हुआ। एक आपने जब हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे oogenesis, जब oogenesis पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ये मेटाफेज सेकेंड पे इसका डिवीजन रुक जाता है और मेटाफेज सेकेंड के पहले डिवीजन में एक पोलर बॉडी इसमें ऑलरेडी बन चुकी होती है और ये जो पोलर बॉडी अब बनती है ये सेकेंड पोलर बॉडी है। ये एक किनारे यहाँ पर हो जाती है, एक किनारे यहाँ पर, ये दोनों पोलर बॉडी है, दोनों पोलर बॉडी यहाँ एक किनारे हो जाती है। अब स्पर्म्स के जो क्रोमोसोम है, जो 23 क्रोमोसोम है और इसके जो 23 क्रोमोसोम है वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं? दोनों जब मिलेंगे तो एक नई रचना बनेगी जिसे हम कहते हैं जाइगोट। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात क्या है उसको आप याद रखिए कि यहाँ पर इसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म था, ग्रेफियन फॉलिकल के पास, सेकेंडरी oocyte के पास, लेकिन सेंट्रियोल नहीं था। और ये जो स्पर्म आया है इसके पास सेंट्रियोल है, इसके पास न्यूक्लियस है, लेकिन इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तभी तो एडजस्टमेंट हुआ। ये इसमें साइटोप्लाज्म है और सेंट्रियोल नहीं है। स्पर्म में साइटोप्लाज्म नहीं है, सेंट्रियोल है, तो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स भी आपस में मिलते हैं और एक नई रचना बनती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं हम उसको? जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले जॉइंट में, इस्थमस एम्पुला के जॉइंट में ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है।
ये कब होता है? ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन के बाद 14वें दिन एग कहाँ पहुंचा है? यहाँ पर 14वें से 15वें दिन के बीच में यदि इसको स्पर्म्स मिल गए तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा आपको, और नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, या डाउट्स आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा वो अपन देखते हैं। अब देखिए क्या बन गया है, यहाँ पर जाइगोट बन गया है, युग्मनज, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2n। एक n कहाँ से आया? स्पर्म से। एक n कहाँ था? एग सेल में। ठीक है, इसमें 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे 24 आवर के बीच में जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो 24 घंटे में इसमें फर्दर डिवीजन होता है और इससे 2 सेल बन जाती है, 2 सेल बन जाती है, 2 सेल बनती है। और अगले फिर 10 से 12 घंटे में फर्दर और डिवीजन्स होते हैं। फर्स्ट डिवीजन जो है वो 24 घंटे में होता है और जो अगले डिवीजन है वो अगले 10 से 12 घंटे में और डिवीजन शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे इसमें सेल्स की जो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ने लग जाते हैं और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 72 घंटे में 72 आवर्स में जो ये रचना बन जाती है, ये रचना और ये रचना दोनों आपस में बराबर होती है। लगभग जब 2 सेल स्टेज आती है तब तक ये बराबर होती है। फिर इसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और जब ये बढ़ता है तो 72 घंटे में जो इसमें भाग होते हैं, बहुत सारे भाग बन चुके होते हैं इसमें, इस तरह सेल डेवलप हो चुकी होती है। यदि हम इसकी बॉडी को देखें तो बाहर से देखने पर हमें ऐसे बहुत सारी सेल्स ऐसे उठी उठी हुई अलग से दिखाई देती हैं और इस रचना को तब कहा जाता है मोरुला। इस स्टेज को जिसमें जो कितने समय बाद बनी है 72 आवर्स में, उसे कहा जाता है मोरुला। जब मोरुला स्टेज बन जाती है तो इसके बाद में इसमें क्या होता है, इसमें भी अब देखो भाई बहुत सारी सेल्स बन गई हैं और जो बॉडी पूरी बननी है, जो एक शिशु बनना है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स बनने हैं, बहुत सारी चीजें बननी हैं। तो अब इनमें क्या शुरू हो जाता है? डिफरेंशिएशन। पहले डिवीजन हमने 11th में पढ़ा था कि जब भी कोई नई बॉडी बनना है पहले तो डिवीजन होता है और डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ डिवीजन हो चुका है, इसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू होगा कि भाई तुम अपना काम संभालो, हम अपना काम संभालते हैं। तो जो जो काम है उस हिसाब से उनका जो शेप है वो भी चेंज होता है। तो अब मोरुला जो है, इससे जो अब नई रचना बनने वाली है उसका शेप कैसा हो जाता है? देखिए, उसमें चारों तरफ छोटी छोटी सेल्स होती हैं और इन सेल्स को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहा जाता है? ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ये चारों तरफ की छोटी छोटी सेल्स हैं, इन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ये है कौन सी सेल? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कोशिका चारों तरफ की परिधीय कोशिकाओं को जो आकार में छोटी होती है उन्हें ट्रोफोब्लास्ट कोशिका कहते हैं और मध्य में जो बड़ी आकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है फॉर्मेटिव सेल्स। फॉर्मेटिव सेल्स, और ये फॉर्मेटिव कोशिका ही
आगे चलकर क्या करने वाली हैं। अब देखिए यहाँ इसको मैं थोड़ा सा राउंड अप कर देती हूँ आपको। ये युग्मनज था जो 72 घंटे में किसमें बदल गया है, मोरुला में। और मोरुला से जो नई रचना बन रही है इसमें चारों तरफ तो ट्रोफोप्लास्टिक कोशिकाएं हैं और बीच में बड़े आकार की फॉर्मेटिव सेल्स हैं। ये फॉर्मेटिव कोशिका ही आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेंगी और ये जो ट्रोफोप्लास्ट कोशिकाएं हैं ये आगे चलकर अपरा का निर्माण, ये दो भागों में बट जाएंगी और ये दोनों भागों में अलग डिफरेंट इनके भी काम होंगे और इनका शेप भी अलग तरह का होगा। ये अपरा प्लेजेंटा का निर्माण करती है। प्लेजेंटा क्या है? प्लेजेंटा वो रचना है जो किसी भी भ्रूण को उसकी मदर से, उसकी माता से जोड़ती है, उसके गर्भाशय में उसको फिट रखती है, उसको न्यूट्रिशन देती है और उसके जो एक्सक्रीटरी पदार्थ हैं उनको भी लेती है, यानी कनेक्शन बना के रखती है। और जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसकी नाभि से ये अपरा जुड़ी होती है जो जन्म लेने के पश्चात वो भी मादा के गर्भाशय से बाहर आ जाती है। तो इतना आपको समझ में आया कि ये फर्टिलाइजेशन हुआ 24 आवर्स के अंदर अंदर 2 सेल बन गई और उसके बाद आगे और डिवीजन हुए और डिवीजन होते होते 72 आवर्स में यानी 3 दिन में कौन सी स्टेज बन गई, मोरुला, जिसमें सभी कोशिकाएं एक समान हैं। ये जो है आप जैसे जैसे ये मोरुला बनता जा रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, इनको हम हटा देते हैं आप क्योंकि इनका काम खत्म हो गया। जो बच गए तो वो 48 आवर के अंदर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप इसको हम जाइगोट को अलग कलर से बना देते हैं। यहाँ पर ये पहुंच गया है, यहाँ पर ये 2 सेल वाली अवस्था में, यहाँ पर स्थमक से फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है और धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ रहा है। इसमें और डिवीजन्स होते जा रहे हैं और कोशिकाएं बनती जा रही हैं। ये कितने आवर्स का था घन, ये 24 आवर्स में यहाँ पर पहुंचा है और धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ने लगेगा। ये आगे की ओर बढ़ेगा और यहाँ पर 72 आवर्स में पहुंचेगा। तब ये क्या बन चुका है, मोरुला बन चुका है। अब इसमें फर्दर क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हुआ, ट्रोफोब्लास्ट और फॉर्मेटिव सेल्स बन गई। ऐसा करते करते धीरे धीरे ये चौथे दिन ये यहाँ पर यूट्रस में प्रवेश करता है और इस समय इसकी जो अवस्था है चेंज हो चुकी होती है मोरुला से और इस अवस्था को तब कहा जाता है ब्लास्टुला। इसे कहा जाता है ब्लास्टुला। ये कौन सा दिन है, चौथा दिन। ये कौन सा दिन था, तीसरा दिन। यहाँ पहुंचता है। अब देखिए ब्लास्टुला में मैंने आपको ये बता दिया कि ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये फॉर्मेटिव सेल्स है, तो ये बीच की जगह खाली दिख रही है हमें। अब होता क्या है कि इस समय में जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिका चूंकि ये यहाँ पर आ चुका है तो गर्भाशय का जो तरल है उसमें ग्लाइकोजन होता है। तो गर्भाशय तरल यूट्रेनी जो लिक्विड है उसका एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका ग्लाइकोजन युक्त जो लिक्विड है वो इसके अंदर जाने लगता है और जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिका है उनसे भी एक लिक्विड निकलता है जो यहाँ पर भरने लगता है। ये लिक्विड है यहाँ पर भर रहा है जिसके कारण एक गुफा सी अलग से दिखाई देती है। तब हम इसे कहते हैं ब्लास्टोसील। इसे कहा जाता है ब्लास्टोसील और ये जो ब्लास्टोसील की उपस्थिति के कारण इस रचना को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। कहीं पर ये आपको ब्लास्टोसिस्ट लिखा हुआ दिखेगा और कहीं कहीं पर ये आपको ब्लास्टुला लिखा हुआ भी दिखेगा। यानी जो जाइगोट था उसकी एक अवस्था 72 आवर में मोरुला आई थी और उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है।
ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या है, चारों तरफ ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं और बीच छोटी कोशिकाएं हैं और बीच में बड़े आकार की फॉर्मेटिव सेल्स हैं। ट्रोफोब्लास्टिक कोशिकाओं से निकलने वाला लिक्विड और यूट्रस से निकलने वाला लिक्विड ये अंदर खाली जगह पर पहुंचा है। उस खाली जगह को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। खाली तो नहीं बोलना चाहिए, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसे ब्लास्टोसील कहते हैं। और ब्लास्टोसील उपस्थित है, इसीलिए इस पूरी रचना को कहा जाता है ब्लास्टोला। ये ब्लास्टोला अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़कर ये लगभग 7 से 8 दिन में, 7 से 8 दिन में, कितने दिन में, 7 से 8 दिन में ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, अब आप फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि जो यूट्रस है इसकी सबसे बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है, पेरीमेट्रियम। क्या कहा जाता है, पेरीमेट्रियम। और जो बीच की दीवार है इसे कहा जाता है मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की जो दीवार है इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है उसको ध्यान से समझिए कि जब यहाँ पर ये मोरुला आ चुका है, इसमें 2 टाइप की सेल हैं, चारों तरफ ट्रोफोब्लास्टिक सेल और बीच में ब्लास्टोसील और इस तरफ में ट्रोफोब्लास्टिक सेल एंड फॉर्मेटिव सेल यहाँ पर है। अब होता क्या है, अब ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल हैं बाहर वाली, ये 2 टाइप में बदल जाती है, 2 टाइप में बदल जाती है। एक तो सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट सेल और एक ओनली कोश की ट्रोफोब्लास्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की तरफ, ये मान लीजिए यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, तो यहाँ पर की जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल हैं ये सिंसाइशियल और कोश की 2 भागों में बट जाएंगी। सिंसाइशियल का मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जिनमें 1 से अधिक केंद्रक हों, ऐसी कोशिकाओं को सिंसाइशियल कोशिकाएं कहा जाता है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये जो चारों तरफ की कोशिकाएं थी, इनमें एंडोमेट्रियम की तरफ की ट्रोफोब्लास्टिक कोशिकाओं में डिफरेंशिएशन होता है। ये 2 प्रकार की ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स में चेंज हो जाती हैं। एक तो वो जिनमें बहुत सारे केंद्रक हैं उन्हें कहा जाता है सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्टिक सेल, और दूसरी कोश की ट्रोफोब्लास्ट जिसमें केवल हर सेल में 1 केंद्रक है। अब क्या होता है आगे देखिए, जो सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्टिक सेल हैं वो अब तेजी से डिवाइड होती हैं और तेजी से डिवाइड होकर ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम को रफ करके अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, अंदर की ओर प्रवेश करती हैं और अंदर की ओर प्रवेश करके ये बहुत म्यूकस को, अंदर जो यूट्रस की सबसे फर्स्ट लेयर है म्यूकस, उसको रफ कर देती हैं और अंदर जाकर जो ब्लास्टुला है उसको यूट्रस की तरफ खींचती हैं, जिससे यूट्रस में ये ब्लास्टुला म्यूकोसा तक धंस जाता है। अब इसके बाद ये और अंदर की ओर बढ़ने लगती हैं, अंदर की ओर बढ़कर आपस में एक दूसरे से मिल भी जाती हैं, आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं और ये यूट्रस की इनर लेयर में जो ब्लड कैपिलरी हैं वहां तक पहुंचती हैं। इनके साथ साथ इनमें अब आगे चलकर, पहले तो सिंसाइशियल जो सेल्स थी वो डिवीजन करती हैं, अंदर की ओर घुसती हैं, बाद में धीरे धीरे जो कोश की ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो भी उनके साथ साथ अंदर की ओर जाने लगती हैं और जाकर वो घने जाल के रूप में अंदर यूट्रस में बैठ जाती हैं। भाई वहां से उनको क्या लेना है, न्यूट्रिशन लेना है, तो उनकी ब्लड कैपिलरी तक ये पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर ब्लास्टुला को भी अपनी ओर खींचती हैं और जब खींचती है तो ये ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम में और अधिक धंस जाता है। इसी समय पर यहाँ पर जो फॉर्मेटिव सेल्स हैं
उस फॉर्मेटिव सेल्स के आसपास कोश के जो ट्रोफोब्लास्ट हैं उनमें भी फर्दर डिवीजन होता है, बीच में एक खाली जगह बन जाती है जिसे एमनियोटिक कैविटी भी कहा जाता है। और इस तरह आगे और डिवीजन्स शुरू होते हैं, जिससे फिर ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुला से फिर 3 लेयर से कोरियॉन्स बनते हैं और उससे फिर ऑर्गन्स बनते हैं। लेकिन आपके कोर्स में ओनली यही तक है कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन मीन्स आरोपण। ब्लास्टुला का गर्भाशय की दीवार में धस जाना, घुस जाना, बैठ जाना, रुक जाना, उसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन या रोपण। आपके कोर्स में यहीं तक है और यहाँ तक मैंने आपको बताया, अवश्य आपको समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको याद रखने की है वो मैंने आपको बताई। कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और 24 घंटे में कितने सेल्स बनती हैं, फिर 72 आवर्स में जो सेल बनती हैं उनका नाम क्या है, मॉडुला में, मॉडुला के बाद फिर कौन से डिवीजन होते हैं, फॉर्मेटिव सेल्स एंड ट्रोफोप्लास्टिक सेल। फॉर्मेटिव सेल से आगे चलकर भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स जो हैं वो अपरा प्लेजेंटा का निर्माण करेंगी। जो इस अवस्था में जब ये फॉर्मेटिव एंड ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स बनती हैं तो इनके बीच में खाली जगह बच जाती है, जहाँ पर यूट्रस से निकलने वाला और ट्रोफोप्लास्टिक सेल से निकलने वाला तरल भर जाता है। इसको ब्लास्टोसील कहा जाता है और इस रचना को ब्लास्टोसिस करते हैं। इसी अवस्था में ये यूट्रस के अंदर धंसती है। ट्रोफोप्लास्टिक सेल का 2 भागों में और डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें सेंसाइशियल ट्रोफोप्लास्टिक सेल और कोशिकीय सेल्यूलर ट्रोफोप्लास्टिक सेल 2 प्रकार की सेल होती हैं। पहले सेंसाइशियल जो ट्रोफोप्लास्टिक सेल हैं उनमें डिवीजन होता है, तेजी से डिवीजन होता है और वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम को रफ्चर करके तोड़कर अंदर की ओर म्यूकोसा तक घुसती हैं। वहाँ घुसती हैं जब, तो धीरे धीरे फिर जो सेल्यूलर ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स हैं इनमें भी फर्दर डिवीजन्स होते हैं, एमनियोटिक इसमें गुहा बनती है और ये भी सेंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ में अंदर की ओर जाने लगती हैं। बीच में इनकी दीवारें घुल जाती हैं, जेल लाइक स्ट्रक्चर उसमें अंदर बन जाता है और ये फिर ब्लास्टुला को भी यूट्रस की दीवार के अंदर खींचती हैं, म्यूकोसा तक खींचती हैं, जहाँ तक धंस जाता है और इसी क्रिया को हम इम्प्लांटेशन या आरोपण कहते हैं। इसके बाद इनसे गैस्ट्रुला बनेगा, 3 लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म और उससे डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे। पर आपके कोर्स में इम्प्लांटेशन तक ही है तो यहाँ तक आपको बता दिया गया है। ठीक है, आप इसको आप अच्छे से समझ लें। इस समय में जब ये यहाँ पर बनता है तब इसमें लगभग 128 कोशिकाएं होती हैं। जब ब्लास्टुला अवस्था है लगभग इसमें 128 कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं फर्दर डिवीजन करेंगी। फर्दर डिवीजन करने के बाद इनमें गैस्ट्रुला बनेगा, 3 लेयर्स बनेगी, ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये लेसन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जितना आपके कोर्स में था पूरा पढ़ लिया है। अब इसमें जो मेन प्रश्न थे वो भी लगभग आपके हो चुके हैं। अब आगे आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और जहां पर नहीं समझ में आता तो हमें पूछना है। ठीक, अब क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, अंडाशय से ग्रेफियन पुटिका के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? दूसरा क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तीसरा क्वेश्चन, शुक्राणु के एक्रोसोम से कौन से एंजाइम्स निकलते हैं?
चौथा क्वेश्चन, ग्रेफियन पुटिका को मेयोसिस कंप्लीट करने के लिए सेंट्रियोल कहाँ से मिलता है? अगला क्वेश्चन है, नर कोशिका शुक्राणु और मादा कोशिका अंडाणु के मिलने से बनने वाली रचना को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण कितने दिन में हो जाता है? ठीक, इनके उत्तर दीजिए आप। और ये आंसर ऐसे छोटे छोटे आंसर पूछे भी जाते हैं, इसलिए इन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपके बेसिक कंप्लीट होंगे। ओके, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।